Pakistan is once again facing devastating floods in 2025. हज़ारों घर तबाह हो गए हैं, लाखों लोग अपनी जगहों से बेघर हो गए हैं, इंटायर कम्युनिटीज़ पानी से घिरे हुए हैं और लोग अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स के लिए रिलीफ एफर्ट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के चैलेंज का सामना हम पहली मरतबा नहीं कर रहे हैं। 2010 के सुपर फ्लड्स में मिलियंस ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड। 2022 में भी इसी स्केल का क्राइसिस सामने आया था और दोनों दफ़ा सबसे बड़ा चैलेंज था रिलीफ एफर्ट्स को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करना। अभी 2025 में रिलीफ एफर्ट्स चल रही हैं अक्रॉस द कंट्री, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये समझने की है कि इतने मैसिव रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट कैसे किया जा रहा है और किन चीज़ों की डिमांड सबसे ज़्यादा। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि गवर्नमेंट ने किस तरह का कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया है, किन रिलीफ आइटम्स को प्रायोरिटी दी गई है और डोनेशन के लिए गाइडलाइंस जो सेफ्टी को और सेल्फ रिस्पेक्ट को इंश्योर करती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी फ्रेमवर्क से। फ्लड रिस्पांस के लिए एक 24/7 इमरजेंसी सेल बनाया गया है जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ऑपरेट करता है। प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पर मॉनिटरिंग की जाती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को फील्ड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दी गई है। इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो भी रिलीफ पहुंच रही है NGO से, इंडिविजुअल से, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो डुप्लीकेशन के बगैर एक ऑर्गेनाइज तरीके से पहुंचाई जा सके। ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो बनाता है ताकि रैंडम हेल्प ना हो बल्कि टारगेटेड हो और इफेक्टिव हो। इस तरह का मैकेनिज्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्राइसिस में सबसे ज़्यादा मसला कोऑर्डिनेशन का होता है। हर शख्स हेल्प करना चाहता है, लेकिन अगर वो स्कैटर्ड हो तो वो असली बेनिफिशरीज तक नहीं पहुंच पाती। अब बात करते हैं हम लॉजिस्टिक्स और डिस्पैच की। फ्लड रिलीफ को पहुंचाने के लिए 2 मेजर चैनल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रोड एंड एयर। ट्रक कॉन्वॉयज राशंस, टेंट्स, हाइजीन किट्स और मेडिसिन लेकर डिफरेंट प्रोविंसेस तक जाते हैं। रिमोट एरियाज तक एक्सेस के लिए एयर लिफ्टिंग इस्तेमाल की जा रही है, स्पेशली ड्राई राशन और टेम्परेरी शेल्टर आइटम्स के लिए। ट्रांसपोर्ट का रोल बहुत क्रूशल है क्योंकि फ्लड्स में अक्सर रोड एक्सेस कट ऑफ होता है, तो एयर लिफ्टिंग एक का एलिमेंट एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। प्रोविंशियल हब्स तक रिलीफ पहुंचने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए उसको कैंप्स और डिफरेंट कम्युनिटीज़ तक पहुंचाया जाता है। इसमें कुक्ड मील्स, टेम्परेरी शेल्टर्स, मेडिसिन और हाइजीन किट्स शामिल हैं। साथ साथ हर लेवल पे मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के जरिए ओवरसाइट मेंटेन की जाती है। बात करते हैं उन आइटम्स की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने प्रायोरिटी के तौर पर शेयर किए हैं। इनको 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड हाइजीन। फूड आइटम्स में आटा, घी, दालें, शुगर, टी और बेबी फूड। शेल्टर में टेंट्स, टर्पलिन शीट्स, मस्कीटो नेट्स और ब्लैंकेट शामिल हैं। क्लोथिंग, कपड़े फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, शूज एंड गम बूट्स। हाइजीन में सोप्स, शैम्पूज, डिटर्जेंट्स, डायपर्स और मस्कीटो रिपेलेंट्स। इस लिस्ट में और भी आइटम शामिल हैं जो कि डिटेल डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं। मेरी नज़र में इस लिस्ट का सबसे क्रिटिकल पार्ट वुमेन स्पेसिफिक हाइजीन आइटम्स हैं क्योंकि इनको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है जबकि दरहकीकत इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करने चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त। अगर आप कपड़े डोनेट करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि वो नए हों, अगर पुराने हैं तो प्रॉपर्ली वॉश्ड और क्लीन हो, क्योंकि फटे हुए गंदे कपड़े देना अफेक्टेड फैमिलीज की डिग्निटी के खिलाफ। फूड आइटम्स और मेडिसिन फ्रेश हों, नॉन एक्सपायर्ड हों। बेबी न्यूट्रिशन के हवाले से जो भी आइटम्स हैं वो सिर्फ एक्सपर्ट्स की कंसल्टेशन से और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में इस्तेमाल की जानी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को लाजमी नज़र में रखना चाहिए और मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्राइसिस में भी किसी इंसान की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। रिलीफ का मकसद सिर्फ चीज़ें देना नहीं है बल्कि रिस्पेक्टफुली मदद पहुंचाना है। That was a snapshot of how relief efforts are being coordinated in 2025. एक तरफ गवर्नमेंट और NGOs का रोल है और एक तरफ प्रोविंशियल और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारा है एज इंडिविजुअल्स, एज ऑर्गेनाइजेशंस, एज कम्युनिटीज। 2010 और 2021 के फ्लड्स ने हमें ये तो सबक सिखाया है कि सिर्फ रिलीफ एफर्ट काफ़ी नहीं होती हैं, एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक रिलीफ एफर्ट्स जो कि इफेक्टिव हों और डिग्निफाइड हों, वही हमारे पास सबसे बड़ा टूल है प्रोटेक्ट करने का लाइव्स को। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वो चीज़ें दें जिनकी वाकई ज़रूरत हो, जो सेफ हो और जो सेल्फ रिस्पेक्ट को और डिग्निटी को प्रिजर्व कर सकें।
آئی ہوپ کہ آج کی اس ڈسکشن سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ فلڈ کا میکانزم کس طرح سے کام کرتا ہے اور ہم سب انڈیویجولی کس طرح سے رسپانسبل طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. شکریہ.